हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम केमिकल बॉन्डिंग का ये लेक्चर नंबर 3 लेके आ रहे हैं और इसका जो आज का टॉपिक है उसका नाम है बच्चों फॉर्मल आवेश। फॉर्मल आवेश, फॉर्मल चार्ज। विद्यार्थियों, फॉर्मल चार्ज होता क्या है? नाम से पता चल रहा है फॉर्मल, यानी कि ये काल्पनिक आवेश होता है। किसी भी अणु या बहुपरमाणविक आयन, कोई भी अणु हो सकता है या कोई भी बहुपरमाणविक आयन होता है, उसमें उपस्थित जो काल्पनिक आवेश होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? फॉर्मल आवेश के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों, फॉर्मल आवेश लुईस संरचना में, जो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ी थी, सरल अणुओं की लुईस संरचनाएं हमने बनाई थी। तो फॉर्मल आवेश लुईस संरचना में स्थित जो परमाणु होते हैं पर उपस्थित आवेश के रूप में हम उसे निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। विद्यार्थियों, किसी भी लुईस संरचना में परमाणु पर जो फॉर्मल आवेश होता है उसकी गणना हम इस सूत्र से करते हैं। आपके सामने ये सूत्र लिखा हुआ है कि मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या माइनस अनाबंदी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, अनाबंदी मतलब लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, माइनस 1/2 बंधित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, यानी कि बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी कुल संख्या। तो विद्यार्थियों, इस सूत्र का उपयोग कैसे होता है, कैसे फॉर्मल चार्ज ज्ञात किया जाता है? जितना कम फॉर्मल चार्ज होगा उसकी ऊर्जा उतनी ही न्यूनतम होगी और उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। स्टूडेंट्स, हम ओजोन अणु को देखते हैं। ओजोन अणु का सूत्र O3 होता है। इस ओजोन अणु की जो लुईस संरचना होती है वो इस प्रकार से बनाई जाती है। सभी ऑक्सीजन में बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। अब आप देखिए, 6 में से 6, इसके भी पास 6 थे, इसके पास 6 थे, इसके पास 6 थे। इन सभी को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। लेकिन मध्यवर्ती वाली ऑक्सीजन जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेगी तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। लेकिन फिर ये ऑक्सीजन क्या करेगी? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो स्टूडेंट्स यहाँ एक उपसय संयोजक बंध बनता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए जाते हैं। तो अब इसके पास केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज हो जाता है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं क्योंकि उपसय संयोजक बंध बनता है। क्लियर है सभी बच्चों को? अब हम ये इसमें चेक करेंगे कि हमारे पास 3 तरह की ऑक्सीजन है। पहली ऑक्सीजन बीच वाली को माना है। हम किसी भी ऑक्सीजन को किसी भी तरीके से मानकर कर सकते हैं। हमने बीच वाली ऑक्सीजन को नंबर 1 दे दिया और लेफ्ट और राइट को हमने सेकंड और थर्ड नंबर दे दिया। स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ऑक्सीजन पर फॉर्मल आवेश की गणना आपको इस सूत्र की हेल्प के द्वारा समझा रहे हैं। इस सूत्र के हेल्प के द्वारा समझा रहे हैं। बच्चों, बेसिक चीज़ों से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। उन सभी छोटी छोटी बातों को हम समझेंगे जिसकी नीड हमको फॉर फ्यूचर में होगी। स्टूडेंट्स, ओजोन अणु में तो मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रथम ऑक्सीजन पर फॉर्मल आवेश, प्रथम ऑक्सीजन पर फॉर्मल आवेश, फॉर्मल आवेश प्रथम ऑक्सीजन पर। तो बच्चों देखिए, मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या,
मुक्त परमाणु कौन सा था? ऑक्सीजन है। अब बच्चों इसमें संयोजकता कोष में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैंने लुईस प्रतीक बनाए थे, तब आप पीछे का वीडियो देख के बताइए, देख के बताना या सोचना कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या आप पीछे चेक करेंगे तब पता चलेगा। माइनस अनाबंदी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। अनाबंदी यानी जो बंद बनाने में भाग नहीं ले रहे। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखो, ये जो बता रखे हैं मैंने, ये बंद बनाने में भाग नहीं ले रहे, तो इनकी कुल संख्या कितनी है? 2 है। 6 माइनस 2, माइनस सूत्र में 1/2 आ रहा है। और बच्चों बंदित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, तो बच्चों देखिए, एक बंद ये है, एक बंद ये है और एक बंद ये है। टोटल 3 बंद है और एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बंद में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए रिजल्ट क्या हुआ? 6 माइनस 2 माइनस 3, 2 3 जा 6। तो 6 में से 5 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो +1 आएगा। तो स्टूडेंट्स इस ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आ जाएगा? +1 चार्ज आ जाएगा। इस ऑक्सीजन पर +1 चार्ज आ जाएगा। बाकी दूसरी ऑक्सीजन पर क्या क्या चार्ज आएगा वो चेक करते हैं। चलिए अब दूसरी ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरी ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज हम कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए द्वितीय ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज, द्वितीय ऑक्सीजन पर फॉर्मल आवेश। तो देखो बच्चों, सेकंड ऑक्सीजन पर फॉर्मल आवेश कैसे आएगा? वही उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या फिक्स होती है 6। अब दूसरी ऑक्सीजन मैंने ये मानी है बेटा, सेकंड ऑक्सीजन को ये वाला लिया है मैंने, तो इसमें लोन पेयर की संख्या तो 2 है, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन 4 है। तो 6 माइनस 4 माइनस 1/2 इंटू। अब बच्चों ये ऑक्सीजन केवल कितने बंद बना रही है? 2 बंद, और एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बंद में 4 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट क्या निकला? 6 माइनस 4 माइनस 1/2 इंटू 4 करोगे तो 2, तो -4 और -2 कितना हो गए? 6 हो गए। तो 6 प्लस के 6 माइनस के, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। तो इससे क्या पता चला? इससे क्या पता चला कि जो अपनी सेकंड ऑक्सीजन, इस पर कोई भी आवेश नहीं आएगा। आगे बात समझ में? स्टूडेंट्स तृतीय ऑक्सीजन पर आप देखिए, थर्ड ऑक्सीजन पर देखिए, तृतीय ऑक्सीजन पर फॉर्मल आवेश। थर्ड ऑक्सीजन पर बच्चों देखिए फॉर्मल आवेश देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स? इक्वल टू अब थर्ड ऑक्सीजन कौन सी बच्चों? ये वाली थर्ड ऑक्सीजन है। क्लियर है सभी को? और देखिए इस पर 6 फिक्स है इसे, क्योंकि ऑक्सीजन है। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, स्टूडेंट्स देखिए आपको लोन पेयर नजर आ रहे होंगे 3, जिसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने? 6 माइनस 1/2 इंटू। स्टूडेंट्स बंद कितना बन रहा है? एकल बंद बन रहा है, और एकल बंद में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों 6 माइनस 6 माइनस 1, तो +6 -6 कैंसिल, तो कितना बचा बच्चों? -1 चार्ज बचा। -1 चार्ज बचा, तो बच्चों इस ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से किसी भी आप सामान्य अणु ले लो, बहुपरमाणविक आयन ले लो, उनमें परमाणु पर फॉर्मल आवेश की गणना हम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जरूर समझ में आया होगा, और आप और एग्जाम्पल्स की स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फॉर्मल आवेश ज्ञात आप कर सकते हैं। अन्य भी अणुओं में आप फॉर्मल आवेश की गणना आप कर सकते हैं। आगे बात समझ में सभी बच्चों को? आप NO2 माइनस में निकाले, NO3 माइनस में निकाले, कार्बोनेट आयन में निकाले, NH4+ आयन में निकाले। तो मैं आपको ये एक होमवर्क दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप इनके फॉर्मल चार्ज आप सेल्फ निकालने का प्रयास करेंगे तो आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप जरूर एक बार समझिए और ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आप इनके लिए फॉर्मल चार्ज की गणना करें। एक तो
कार्बोनेट में प्रत्येक परमाणु पर फॉर्मल चार्ज की गणना करें। एक आप नाइट्रेट में आप किस पर प्लस है किस पर माइनस है इसकी गणना करें। NH4 प्लस में किस पर प्लस है किस पर माइनस है आप इसकी गणना करें। आगे बात समझ में। इन तीनों आयन में आप अगर फॉर्मल आवेश की गणना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से किस परमाणु पर प्लस आएगा किस पर माइनस आएगा। क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये फॉर्मल आवेश जरूर समझ में आया होगा। क्लियर बच्चों। चलिए अब हम आपसे आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। ओके बच्चों, तो देखिए अब हमने जो अब तक टॉपिक समझाया वो शायद संयोजी बंध से संबंधित आपसे बातें की है। अब स्टूडेंट्स हम दूसरे बंध की ओर बढ़ते हैं जिसका स्पष्ट नाम आप सभी बच्चे जानते हैं, वैद्युत संयोजी आबंध या आयनिक बंध। क्या नाम है बच्चों? वैद्युत संयोजक या वैद्युत संयोजी बंध या आबंध, वैद्युत संयोजी आबंध या आयनिक बंध। आयनिक बंध, आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड बच्चों छोटी क्लास में आपने जरूर सुना है, ये नाम जरूर सुना है और आपको इसके बारे में पता भी होगा कि परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो बनने वाला बंध होता है वो आयनिक बंध कहलाता है। क्लियर, ये बात आप सबको पता होगी। और ये बात भी आपको पता होगी कि ये धातु और अधातु परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है। ये बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। स्टूडेंट्स ये भी आपको पता होता है इसमें कि जो धातु परमाणु हैं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं और अधातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाते हैं। स्टूडेंट जितने इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु ये अधातु परमाणु त्यागते या ग्रहण करते हैं यह इनकी वैद्युत संयोजकता कहलाती है। विद्यार्थियों इस बंध में जो धनायन और ऋणायन जिस आकर्षण से बंधित होते हैं उसको हम स्थिर वैद्युत आकर्षण बंध का नाम लेते हैं। स्थिर वैद्युत आकर्षण बंध का नाम लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको समझा है स्टूडेंट्स तो जैसे NaCl का निर्माण होना, KCl का निर्माण होना, कैल्शियम डाइफ्लोराइड का निर्माण होना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होना, ये सब किस कैटेगरी से समझाए जाएंगे स्टूडेंट्स? आयनिक बंध के निर्माण की कैटेगरी से समझाए जाएंगे। तो विद्यार्थियों जो जो बात मैंने आपको बोली है उसको एक बार हम समझते हैं तो हमको और अच्छी तरीके से यहाँ पर पता चल जाएगा। देखिए पहली बात मैंने कहा कि परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से बनने वाला बंध आयनिक बंध कहलाता है। आयनिक बंध कहलाता है। क्लियर बच्चों, पहली लाइन क्लियर होगी सभी को। मैं उम्मीद करूंगा कि ये पहली लाइन सभी को क्लियर होगी। स्टूडेंट्स मैंने बोला परमाणु के मध्य, तो बच्चों ये परमाणु कौन कौन से होते हैं? धातु व अधातु परमाणु, ये भी जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धातु व अधातु परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप
बनने वाले बंध को वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। ओके बच्चों, तो इसमें एक वर्ड यूज हुआ इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि इलेक्ट्रॉन का जब साझा होता है तो सहसंयोजी बंध बनता है, और इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण होता है तो आयनिक बंध का निर्माण होता है। स्टूडेंट्स और देखिए, और नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, कि जो धातु होती है, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है, तथा अधातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। विद्यार्थियों, धनायन व ऋणायन, ये धनायन व ऋणायन परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से बंधित हो जाते हैं तथा आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, आयनिक बंध युक्त यौगिक क्या कहलाते हैं? आयनिक यौगिक कहलाते हैं। आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, ये खास 3 बातें आप सबको पता होनी चाहिए। ये 3 बातें जो मैंने आपको बताई है स्टूडेंट्स, ये सभी स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। क्लियर सभी बच्चों को? तो स्टूडेंट्स, आप इन सबको एक बार नोट कर ले, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। आगे हम बढ़ेंगे इस पे। अब हम एग्जाम्पल से रिलेटेड आपसे चर्चा करते हैं बेटा। इनमें एग्जाम्पल्स कैसे कैसे बनेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, इनके सभी के एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। एग्जाम्पल्स में हम सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड का, या निर्माण, या सोडियम क्लोराइड, जो भी आप लेना चाहें। चलिए हम ले लेते हैं। हम पोटेशियम क्लोराइड तो बार बार पढ़ते रहेंगे, हम सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं। नहीं, सोडियम क्लोराइड तो बार बार पढ़ते रहेंगे, पोटेशियम क्लोराइड ले लेते हैं। KCl का निर्माण, खानदान एक ही होता है, इतना ज्यादा कुछ फर्क है नहीं। हमने जो भी आपसे बात कही कि इसमें एक धातु और एक अधातु, सबसे पहले यहीं से हम समझते हैं। एक धातु है और एक अधातु है। इस बंध की मुख्य पहचान है, धातु क्या है इसमें? पोटेशियम है, और अधातु क्या है? क्लोरीन है। ये हमको पता चल गया। स्टूडेंट्स, धातु क्या होती है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। तो देखिए पोटेशियम, जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? 2 8 8 1, 19 इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो 2 8 8 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया स्टूडेंट्स। तो इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सरलता से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगी और धनायन बना देगी।
यानी कि इसका विन्यास किसके समान रह गया, 288 के समान रह गया। स्टूडेंट्स क्लोरीन जो कि एक अधातु है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 287 होता है। यानी कि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। बच्चों यदि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसको यदि एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसका जीवन तर जाएगा। तो इसके जीवन को हम तराते हैं और इसने ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये 288 कर दिए। स्टूडेंट्स देखो, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसके भी बाह्यतम कोश में 8 हो गए। इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इसके बाह्यतम कोश में भी 8 हो गए। तो स्टूडेंट्स एक धनायन और एक ऋणायन बन गया। अब ये धनायन और ये ऋणायन परस्पर बंधित होकर एक आयनिक यौगिक का निर्माण कर देते हैं और उसी आयनिक यौगिक का नाम होता है KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ये KCl क्या है बच्चों, पोटेशियम क्लोराइड। मैं उम्मीद करूंगा कि ये बात सबको समझ में आई हो। एक एग्जाम्पल आपने यहां देखा स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, CaF2 का निर्माण। CaF2 का निर्माण, CaF2 का निर्माण, कैल्शियम डाइफ्लोराइड का निर्माण, कैल्शियम डाइफ्लोराइड का निर्माण। नाम पता होना चाहिए, कैल्शियम डाइफ्लोराइड का निर्माण। चलिए तो बच्चों देखते हैं इसमें धातु और अधातु है कौन। एक तरफ धातु और एक तरफ अधातु, दोनों की कहानी हम समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स कैल्शियम यहाँ धातु है और दो अधातु यहाँ कौन है, 2 फ्लोरीन है। कितनी फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है। स्टूडेंट्स अगर हम कैल्शियम और फ्लोरीन को देखें तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 8 8, ये 2 18 हो गए और बाद में 2। अगर हम एक फ्लोरीन को देखें तो 2 7, इसका भी 2 7। स्टूडेंट्स अगर इन दोनों फ्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इन दोनों फ्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इनका भी अष्टकोण हो जाएगा। और कैल्शियम से भी ये जो 2 अतिरिक्त संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन है ये निकल जाए। इट मीन्स स्टूडेंट्स ये कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना सकती है, कैल्शियम 2+ बनाती है, कैल्शियम 2+ बनाती है। तो स्टूडेंट्स इस कैल्शियम में 2 8 8 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जबकि इस कैल्शियम 2+ आयन में 2 8 8 है। इसका मीन्स ये हुआ कि इसके पास 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के पास 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। इनके पास कितने हैं, 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ये 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए यहाँ कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकती है और 2 फ्लोरीन जो है इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना सकती है, 2F- बना सकती है। ये 2F- बना सकती है। यानी कि हमें यहाँ दिखाना तो इसी तरीके से 2F-, लेकिन ये बना कैसे है वो चेक करते हैं स्टूडेंट्स। 2 फ्लोरीन यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है। तो स्टूडेंट्स कैल्शियम के पास 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए स्टूडेंट्स 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है। और फ्लोरीन के पास दोनों फ्लोरीन के पास ये 7 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है, ये 7 है। अब एक इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स इसको दे दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाए, तो देखिए ऐसे इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे तो कैल्शियम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, 2+ और F पर कौन सा चार्ज आएगा, -1 -1, और दोनों के बीच में संयोग से क्या बन जाएगा, CaF2। इस तरीके से स्टूडेंट्स निर्माण होता है कैल्शियम डाइफ्लोराइड का। क्लियर सभी बच्चों को। तो स्टूडेंट्स हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ ले सकते हैं जिसमें धातु धनायन बनाएगी और अधातु ऋणायन बनाएगी। क्लियर है, ओके स्टूडेंट्स।
अब हम चर्चा करेंगे बच्चों आपसे, हमने एग्जाम्पल्स देके बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड 3 पॉइंट देके बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स आपसे कि हम ये डिस्कस करेंगे आपसे कि ये जो आयनिक बंध बन रहा है, ये इनको कोई कारक प्रभावित करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं स्टूडेंट्स। तो हम यहां देखेंगे आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक, आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक। स्टूडेंट्स, आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक मोस्टली 3 होते हैं। 3 कारक ऐसे हैं जो डायरेक्ट प्रभावित करते हैं आयनिक बंध के निर्माण को। चलिए देखते हैं कौन कौन से कारक है वो। तो नंबर 1 वो है आयनन विभव, एक कारक है। नंबर 2 इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, नाम सुना है सभी हो आपने, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तीसरा फैक्टर है जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा। स्टूडेंट्स, ये तीनों डेफिनेशन आपने लेसन नंबर 3 में सुनी होगी, लेसन नंबर 3 में आप सुनेंगे। जिन्होंने नहीं सुनी है वो सुने जरूर। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, डेफिनेशन सबको बता देता हूँ। आयनन विभव आपने छोटी क्लास में भी आपने इसकी डेफिनेशन जरूर सुनी होगी बेटा। आयनन विभव का मतलब क्या होता है? किसी उदासीन गैसीय विलगित परमाणु के सबसे ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहलाती है। रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि किसी उदासीन गैसीय विलगित परमाणु, इनमें उदासीन गैसीय विलगित परमाणु, उदासीन गैसीय विलगित परमाणु के सबसे ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा आयनन विभव यानी कि आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन ऊर्जा मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन एंथैल्पी कहलाती है। बच्चों ये 3 नाम इसी के ही है, एक के आयनन एंथैल्पी कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये जो आयनन विभव है किस प्रकार से आयनिक बंध के निर्माण को प्रेरित करता है। आयनिक बंध जल्दी से जल्दी बने तो हम आयनन विभव के मान को कैसा देखेंगे, ज़्यादा लेंगे कम लेंगे, इस पर हमारी चर्चा है। विद्यार्थियों देखिए, मैंने आयनन विभव की आपको डेफिनेशन बताई। कोई भी उदासीन गैसीय विलगित परमाणु है, उदासीन जिसमें धनावेश यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। गैसीय मतलब पर जानते हो गैसीय प्रकृति का होना चाहिए। विलगित परमाणु का मतलब होता है ना तो ये इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है, ना ऊर्जा को देता है ना लेता है। तो स्टूडेंट्स ये विलगित है। तो परमाणु के सबसे ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए स्टूडेंट्स ये आपके पास परमाणु है और ये आपके नाभिक है, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। सबसे ढीला बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? सबसे भारी इलेक्ट्रॉन होता है। इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा होती है
उसको आप किस नाम से जानते हैं? आयनन विभव के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, आयनन विभव, मेरा मकसद आयनन विभव पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद है इस आयनन विभव के कारण आयनिक बंध का निर्माण कैसे प्रभावित हुआ। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई। अब मैं ये समझाना चाहता हूं कि आयनन विभव ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आयनन विभव का मान जितना कम होगा, धातु परमाणु उतनी ही तीव्रता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाएगा और शीघ्रता से आयनिक बंध का निर्माण होगा। तो बच्चों, आयनन विभव और धातु आयन बनने की प्रवृत्ति में क्या रिलेशन हो जाता है? तो स्टूडेंट्स देखिए, जितना कम आयनन विभव का मान होगा, आयनिक बंध उतना ही मजबूत होगा। तो रिलेशन क्या हो गया स्टूडेंट्स? आयनिक बंध व्युत्क्रमानुपाती हो गया आईपी के। मतलब आईपी का मान जितना कम, आयनिक बंध उतना ही मजबूत बनेगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये डेफिनेशन लिख लेनी है, ये रिलेशन लिख लेना है, और अब इसके बाद में लैंग्वेज में लिखना होगा। क्या लैंग्वेज लिखोगे? एरो लगा के बच्चों लैंग्वेज लिखना। जब आयनन विभव का मान कम होता है तो सरलता से बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन निकलकर धनायन का निर्माण करता है। इसलिए धनायन ऋणायन से स्थिर वैद्युत आकर्षण बंध द्वारा बंधित होकर मजबूत आयनिक बंध बनाता है। क्लियर सभी बच्चों को? दूसरी बात करते हैं आपसे, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी देखा जाता है तो अधातुओं का गुण होता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसका गुण होता है? अधातुओं का गुण होता है, क्योंकि अधातुओं में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो सुनिए, डेफिनेशन भी आपको बता देते हैं। उदासीन गैसीय विलगित परमाणु, उदासीन गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। तो ये डेफिनेशन होती है बच्चों इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा EGH। डेल्टा EGH, E मतलब इलेक्ट्रॉन, G मतलब गेन, और डेल्टा H मतलब एंथैल्पी। इसलिए इंग्लिश वर्ड यहीं से बन जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आगे बात समझ में? अब स्टूडेंट्स, आयनिक बंध और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या रिलेशन होता है? तो बच्चों, आयनिक बंध समानुपाती होता है, डेल्टा EGH के। डेल्टा EGH के समानुपाती होता है। मीन्स डेल्टा EGH का मान जितना ज्यादा होगा, यानी कि उत्सर्जित ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी, आयनिक बंध उतनी ही तेजी से बनेगा। तो स्टूडेंट्स, ये लिखने के बाद ये पूरा नोट कर लेंगे। इसके लिखने के बाद आप इसमें आगे लिखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का ऋणात्मक मान अधिक होता है
तो अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सरलता से ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, जिससे इसकी धातु आयन के साथ संयोग करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए आयनिक बंध मजबूत हो जाता है। आगे बात समझ में बच्चों, आयनिक बंध मजबूत हो गया, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर होंगे सभी को बच्चों। तीसरे पॉइंट पर अब डिस्कस करते हैं, और तीसरा पॉइंट हमारा क्या है बच्चों? जालक ऊर्जा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है स्टूडेंट्स, जालक ऊर्जा। ऐसा नहीं कहेंगे कि दोनों इंपॉर्टेंट नहीं थे, दोनों भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों नेम्स आपने पहले सुने होते हैं, और ये जालक ऊर्जा आपने कम सुना होता है। बच्चों जालक ऊर्जा नाम से पता चल रहा है कि जो जालक है, जालक बनने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको हम जालक ऊर्जा कहेंगे। स्टूडेंट्स, एक मोल आयनिक ठोस है आपके पास AB, एक मोल आयनिक ठोस है, उसको अपने ही गैसीय आयनों से निर्मित करने के दौरान होने वाला जो एंथैल्पी परिवर्तन है, एक मोल ठोस आयनिक यौगिक को, ये ठोस आयनिक यौगिक है, उसको अपने ही गैसीय आयनों से निर्मित करने के दौरान जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसको हम जालक ऊर्जा कहते हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक मोल आयनिक यौगिक को गैसीय आयनों में वियोजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल NaCl एक आयनिक यौगिक है, NaCl एक आयनिक यौगिक है, और ये ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक है। अब एक आयनिक ठोस है बच्चों, अब इसमें आयंस तो पहले से है, Na+ और Cl- है। अब इसको ब्रेक करने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है जालक ऊर्जा, इसका मान होता है लगभग 788 किलो जूल, इतनी ऊर्जा आवश्यक होती है। और ये जैसी ऊर्जा मिल जाती है स्टूडेंट्स, ये ऊर्जा अगर मिल जाती है तो Na+ और Cl- के बीच में जो बंध था वो किस में चला जाएगा बच्चों? आयनों, इनके आयन मुक्त हो जाएंगे और गैसीय आयनों का यह निर्माण हो जाएगा। तो दो तरीके से इसकी डेफिनेशन हम दे सकते हैं। तो देखिए, दो तरह की डेफिनेशन आपको मैं बता रहा हूं। एक मोल ठोस आयनिक यौगिक का अपने ही गैसीय आयनों से निर्मित होने के दौरान, यानी कि बनने के दौरान, निर्मित होने के दौरान होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन जालक ऊर्जा कहलाता है, जालक ऊर्जा कहलाती है। बच्चों इस जालक ऊर्जा को जो है डेल्टा H लैटिस से बताते हैं, डेल्टा H लैटिस से दर्शाते हैं। अगर हम इस एग्जाम्पल के बेस पे बताएं आपको,
तो आयनिक यौगिक का गैसीय आयनों में वियोजित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तो इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं, 1 मोल ठोस आयनिक यौगिक को गैसीय आयनों में वियोजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जालक ऊर्जा कहलाती है। क्लियर सभी बच्चों को? अब जैसे जालक ऊर्जा यहाँ कितनी जरूरत होती है, 788 किलो जूल पर मोल ऊर्जा यहाँ आवश्यक होती है NaCl के 1 मोल को अपने ही गैसीय आयनों में बदलने के लिए। तो एक तरीके से बच्चों चालक ऊर्जा से क्या हो रहा है, आयंस जो हो रहे हैं वो मजबूती से बंधे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स एक तरीके से जालक का जब निर्माण होता है तो उसके दौरान जो एंथैल्पी परिवर्तन है उसी को हम किस नाम से जान रहे हैं स्टूडेंट्स, जालक ऊर्जा के नाम से जान रहे हैं। अब इस जालक ऊर्जा से आयनिक बंध बड़ा मजबूत होता है। तो स्टूडेंट्स जालक ऊर्जा और आयनिक बंध में क्या संबंध हो जाएगा, समानुपाती का। जालक ऊर्जा समानुपाती है आयनिक बंध के, यानी कि आयनिक बंध जालक ऊर्जा के डायरेक्ट समानुपाती होता है। स्टूडेंट्स लेकिन इस जालक ऊर्जा का मान बढ़ता है घटता है ये कैसे पता चलेगा? तो बच्चों जालक ऊर्जा का जो मान है 2 प्रकार से निर्भर करता है। जालक ऊर्जा आयनों के आकार के एक तो व्युत्क्रमानुपाती होती है। आयनों का आकार जितना बढ़ेगा ना जालक ऊर्जा उतनी कम होगी। आयनों का आकार बढ़ने पर जालक ऊर्जा कम होती है। एक तो आपको ये कारक याद रखना है, यानी कि आयनों का आकार और जालक ऊर्जा में क्या संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। दूसरा कारक जो है आयनों पर आवेश है। तो जालक ऊर्जा आयनों पर आवेश के सीधे समानुपाती होती है। आयनों पर आवेश के सीधे समानुपाती होती है। स्टूडेंट्स अगर इसके एग्जाम्पल की चर्चा करें, आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से जालक ऊर्जा किसकी ज्यादा है, इन दोनों में से Fe और Fe2O3 में से, तो आपका माइंड क्या लगना चाहिए कि दोनों में ही परमाणु तो दोनों में समान है। तो यहाँ आयरन +2 में है और ऑक्सीजन -2 में है। यहाँ आयरन +3 में है, ऑक्सीजन -2 में। तो अब ऑक्सीजन के आवेश को तो देखेंगे नहीं क्योंकि एक जैसा आवेश है, लेकिन अब आयरन पर आवेश देखेंगे, इस पे +2 इस पे +3 है। तो जिसका आवेश ज़्यादा उसकी जालक ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा ये टॉपिक था आयनिक बंध के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जो टॉपिक समझा है, पहला टॉपिक मैंने फॉर्मल आवेश समझाया था, दूसरा टॉपिक मैंने वैद्युत संयोजी आबंध या आयनिक बंध के बारे में समझाया। पहले मैंने बेसिक पॉइंट बताए, उसके बाद में एग्जाम्पल्स बताए, इसके बाद में मैंने इनके प्रभावित करने वाले कारकों को बताए। स्टूडेंट्स हम अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे आयनिक यौगिकों के गुण, कि ये जो जितने भी आयनिक यौगिक बने हैं इनके कौन कौन से गुण होंगे। अगर बच्चों आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग हमको पूरा मैटर मिल रहा है, हमारी NCERT कवर हो रही है, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को बताएं और
ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको देखें, समझें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करके हमको बता सकते हैं। और स्टूडेंट, इसी तरीके से आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके स्टूडेंट्स।